नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और हर शुक्रवार हमने शुरू किया एक खास शो जहां हम दूर करते हैं सास और बहुओं की परेशानियां। लेकिन ये परेशानी उनकी रोजमर्रा की नोक-झोंक नहीं बल्कि बाजार में पैसे लगाने को लेकर है। म्यूचुअल फंड चुने या फिर किसी शेयर में लंबी अवधि के लिए लगाएं पैसा, यही कंफ्यूजन दूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि कहां पैसे लगाने से आपको मिलेगा बेहतरीन रिटर्न। सास बहू और सेंसेक्स में हमारे साथ देश के अलग अलग शहरों से महिला दर्शक जुड़ रही हैं जो पूछेंगे अपने शेयरों पर सवाल और हम उनके जवाब अपने एक्सपर्ट्स से पूछेंगे। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ आज हैं सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा। ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है सिमी से आवाज पर। लेकिन क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। हफ्ते का आखिरी और इस नई सीरीज दिसंबर, जिसे कहा जा रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, उसका पहला कारोबारी सत्र और मजबूती के साथ कामकाज। हालांकि बीती सीरीज भारतीय बाजारों के लिए इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन सीरीज का आखिरी सत्र कल आपको याद होगा अच्छी शॉर्ट कवरिंग और अच्छी मजबूती के साथ हम फाइनली जाके क्लोज हुए। और आज भी कल की फ्लैटलाइन के आसपास कामकाज हो रहा था। वो अचानक जीएसटी को लेकर नया डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी शायद विपक्ष कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। उन्हें चाय पे इनवाइट किया गया है। जीएसटी को लेकर लग रहा है सरकार जो पिछली बार कहा जा रहा था, कई लोग मान रहे थे कि काफी एरोगेंस थ्रो अप कर रहे थे, अब लग रहा है कि शायद सिमिलर ग्राउंड पे आने की कोशिश है और जीएसटी को इस शीतकालीन सत्र में पास कराने की पूरी कोशिश होगी। उसके बाद हमने देखा अचानक भारतीय बाजारों में खरीदारी और इनफैक्ट अब दिन के हाईज के आसपास कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, हरकत में है। बैंक निफ्टी आज बाजार को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट 1.5% के आसपास और 250 अंक की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में कामकाज कर रही हैं। सिर्फ दो ठंडी पड़ी है, कमजोरी भी नहीं कहूंगा, वो है आईटी में और वो है एफएमसीजी में थोड़ा सा दबाव या ठंडा कामकाज हो रहा है। अदरवाइज तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स मजबूती में। बैंक्स तो मैंने हाईलाइट किया जो आज लीड कर रहे हैं। मेटल्स, रियल एस्टेट जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम, कैपिटल गुड्स, ऑटो, इन सब में बड़ा स्मार्ट मोमेंटम है। लेकिन जो तमाम महिला दर्शक वेट कर रही हैं, साथ साथ हमारी टोल फ्री लाइंस खुली हुई है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे इस समय ऊपर चलते हुए आप कॉल करें। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और फिर आपकी जो तमाम दिक्कतें हैं शेयर बाजार से जुड़ी उनको सॉल्व करने की कोशिश। जीएसटी पर एक कदम आगे बढ़ी सरकार। आज शाम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी पर सहमति बनने की उम्मीद में बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स निफ्टी 1.25% ऊपर, बैंक शेयरों में जोरदार तेजी। रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर के मुकाबले 2 साल के निचले स्तर पर फिसला। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को डिफॉल्ट हो चुके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दी निवेश की मंजूरी। बैंकों के एनपीए घटने की उम्मीद। रेटिंग एजेंसी मूडीज को बैंकों के अच्छे दिन आने की उम्मीद। कहा अगले वित्त वर्ष में कम होगी डूबते कर्ज की चिंता। चलिए शेयरों पर सलाह देने के लिए जैसे मैं हाईलाइट कर चुका, आज हमारे साथ सिमी भौमिक और आशीष कुकरेजा हैं। लेकिन सबसे पहले पहला सवाल आया है हमारे पास अहमदाबाद से। एक महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है। ऑब्वियसली आज महिला दिवस है, महिला स्पेशल है। अहमदाबाद से रिम्पी शाह जी जुड़ रही है। रिम्पी जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास रेणुका शुगर के 500 शेयर्स है। मैंने करीबन 7 रुपीज पे लिए थे। अभी मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? 7 रुपए की खरीद है तो मैम आप तो दोगुना कर चुकी हैं अपना पैसा। सिमी क्या लगता है, मुनाफा वसूल लिया जाए या अभी भी दमखम बचा है इन चीनी शेयरों में, अच्छा मूव आएगा, बने रहें?
देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि अभी उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जितना वीकनेस के बाद ये सब पूरा शुगर सेक्टर में जितना अच्छा मोमेंटम आया है, हाँ हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिला है, पर टेक्निकली अगर पूछेंगे, अगर मैं उनकी जगह होती तो रेणुका में अगर मेरा पोजीशन होता तो मैं 12 रुपया का स्टॉप लॉस फॉलो करती, और जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर 2-3 ट्रेडिंग सेशन पर 12 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता है कि ये पोजीशन आपको होल्ड करना चाहिए। आगे जाके 18 का लेवल जहां पे इसने हाई बना के नीचे आया है, वो हाई अगर क्लियर करता है तो 21-22 तक जाके सेटल करेगा, कर सकता है ये स्टॉक। बिल्कुल होल्ड कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए, जितना भी वीकनेस क्यों ना आए। टेक्निकली इतना बड़ा ब्रेकआउट और पूरा शुगर सेक्टर में हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर में है, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, आपका टारगेट 21 से 22 का होना चाहिए शॉर्ट टर्म पर। आप तिगना कर सकती हैं अपना पैसा, 12 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से तगड़ा मूव शायद आता हुआ नजर आएगा, 20 से 21 रुपए तक के टारगेट्स। अब हमारे साथ दिल्ली से रंजना वर्मा फोन लाइन पे जुड़ रही है। रंजना जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। सर बजाज इलेक्ट्रिकल है मेरे पास, और 250 पे 100 शेयर। 250 पे 100 शेयर, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ओके। जी, और आइनॉक्स विंड है 30 शेयर 420 पे। ओह, दोनों में लॉस हो रहे हैं। अच्छा, आपने जब रंजना जी शेयर खरीदे थे तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिए थे? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए थे। आपकी चैनल के रिकमेंडेड शेयर है ये। ओहो, और बजाज इलेक्ट्रिकल आइनॉक्स विंड में दोनों से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे आपने तो 2 सवाल पूछे, लेकिन बाकी जितनी भी महिला दर्शक हमारे साथ आगे जुड़ेंगे या सुन रही हैं, प्लीज एक एक सवाल पूछें, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा महिला दर्शकों के सवाल मैं सॉल्व करना चाहूंगा। आशीष, लंबी अवधि के लिहाज से बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आइनॉक्स विंड दोनों लिए थे, पहले तो बताएं ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक्स हैं और इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर है, तो इनके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, इस समय मिड कैप में काफी एक अच्छी जो रैली चल रही है, वो सब तरफ जैसे कहते हैं चारों तरफ उसका रुझान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 स्टॉक्स भी उस सिनेरियो में अब यहाँ से थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, डाउन साइड कम है। सरकार का जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये एलईडी फोकस और जिस तरीके से जो प्रोडक्ट बजाज इलेक्ट्रिकल्स के हैं उनका उसको सीधा सीधा फायदा हो सकता है, और जो बजाज फाइनेंसिंग स्कीम रहती है इनके प्रोडक्ट्स में, वो भी बहुत एक गेम चेंजर सिनेरियो क्रिएट करता है। तो यहाँ से जरूर एक अपसाइड है स्टॉक में, नो डाउट अबाउट इट, आप बने रहिए। आइनॉक्स विंड भी मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड कम रह गया है। 2 विंड पावर में अभी भी रुझान बना हुआ है, लेकिन सोलर जो है वो ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, तो बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है। यहाँ से आपको और 30-40 रुपए का मूवमेंट मिलता है तो आपको निकलने का ही सोचना चाहिए। आइनॉक्स में नॉट परफॉर्म फर्दर, बट बजाज इलेक्ट्रिकल इज अ स्टॉक विच कैन स्टे इन योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग। ओके, चलिए मुंबई से उषा सुब्रमण्यम जी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। उषा जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। उषा जी मैं समझ नहीं पाया, आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ सर, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी। CNBC आवाज को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जरूरत है आप लोगों की शुभकामनाओं की। हाँ, कैसा, मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम उषा सुब्रमण्य है। मैं RCF के शेयर 60 रुपए के भाव से 200 शेयर लिए हुए हैं, और ज्योति स्ट्रक्चर के 29 के भाव से 300 शेयर है क्या? किसके मैम? और मैं और भी शेयर खरीदना चाहती हूँ, क्या रतन इंडिया पावर खरीदूं? रतन इंडिया पावर खरीदना, आपने ये उषा जी कहाँ से चुना रतन इंडिया पावर, क्यों दिमाग में आया? किसी ने बताया आपको या आपने कुछ पढ़ाई करी? नहीं, वो पावर के इसमें अब रेट आएगा करके बोले ना सर, इसलिए हम रतन इंडिया पावर को चूज करें, नहीं तो मनपुरम। चलिए, आपने सुन रखा है पावर स्पेस अच्छा करेगी, आपने शायद सही सुना होगा, लेकिन रतन इंडिया पावर आपने वहां पे चुना है। क्या करना चाहिए सिमी? रतन इंडिया उन्होंने चूज करा है, पावर स्पेस में चार्ट्स कैसे लगते हैं इस कंपनी के, क्या किसी को खरीदारी करनी चाहिए? और इनके पास RCF है, 60 रुपए की खरीद है 200 शेयर। देखिए, जो रतन इंडिया पावर है वो टेक्निकली तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। मैंने पहली बार आज का दिन नाम सुना है इसका, पर जो भी है आशीष, चार्ट में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 9.5 के नीचे एक स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी पहले नाम नहीं सुना, इसलिए कोई भी रिकमेंडेशन मतलब बाई कॉल देने से पहले एक स्टॉप लॉस को फॉलो करना जरूरी होगा मेरे लिए। 9.5 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, और अगर आपका लक अच्छा है, सही जाएगा, अगर इसका जो मोमेंटम इसने पकड़ा है वो अगर मेंटेन्ड होता है, तो 12.5 से 14.5
14 तक का रैली आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म पर। तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपको एक ही रुपया का स्टॉप लॉस है यहाँ से, तो आप इसको खरीद सकते हैं। रहा सवाल ज्योति स्ट्रक्चर के, तो मैं ये कहूंगी कि फिलहाल जो मोमेंटम है इसमें बहुत जल्दी ये स्टॉक 20 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता है। अगर करता है तो एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लीजिए, और आपके पास अगर पहले से है तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, क्योंकि 20 के ऊपर मेंटेन करना इसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। राष्ट्रीय केमिकल के लिए मेरा सलाह यही है कि 55 तक का टारगेट तो पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। 55 के ऊपर जाकर मेंटेन करेगा तो 60-62 का टारगेट भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में समझ में आता है। मोमेंटम इसमें भी है, स्टॉप लॉस इसका 47 के नीचे फॉलो करना पड़ेगा। ओके उषा जी, आपने दोनों स्टॉक सही चुने हैं। रतन इंडिया पावर, अगर आप लोगों ने इससे पहले नाम नहीं सुना तो ध्यान रखें, ये कंपनी पहले इंडिया बुल्स पावर के नाम से जानी जाती थी, फिर वो कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, विभाजन हुआ, उसके बाद नाम बदले थे। तो ये रतन इंडिया पावर, वही इंडिया बुल्स फॉर्मली जिसे हम कहते थे, वो ये कंपनी है। चार्ट स्ट्रांग लग रहे हैं, तो आप चाहें तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो यहां पे नजरिया बना सकती हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, सिमी और आशीष। छोटे से ब्रेक के बाद भी आप लोग अपने टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें फोन करें, और जो लाइव दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद इस लेडीज स्पेशल में आपका स्वागत है। सिमी और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हमारे साथ अहमदाबाद से जूली शाह जी जुड़े हैं। जूली जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। मुझे फार्मा सेक्टर फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कौन सी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ? वैसे आशीष, ये सवाल तो मेरा भी है। इस करेक्शन के बाद मुझे भी फार्मा सेक्टर अच्छा लगने लगा है, लेकिन डर लगता है जिस तरह से लगातार कंपनियों पे गाज गिर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। क्या फार्मा मेरे रेडार पे होना चाहिए? अगर हां तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जहां आप बेट करना चाहेंगे। देखिए, कोई बहुत रॉकेट परफॉर्मेंस आपको फार्मा सेक्टर से आने वाले कुछ महीनों में मिले ऐसा नहीं लगता है। जो अपनी अपनी तकलीफें हैं, ये सो कॉल्ड डिफेंसिव सेक्टर्स की वो बनी हुई हैं। एक न्यू नॉर्मल जैसे बोलते हैं आ गया है फार्मा सेक्टर के लिए अभी, जिस तरीके से एफडीआई के एक्शंस चल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव तो जरूर हो चले हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी इस स्पेस में सन फार्मा जो कल की क्लैरिफिकेशन थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से। वहां पे मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान रह सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और सिप्ला, ये दो स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी भी परफॉर्म करेंगे, बट मे बी ब्रॉडली मार्केट को आउट परफॉर्म ना कर पाए। अगर आपको लेना ही है और अपने पोर्टफोलियो में प्रेजेंस चाहिए फार्मा की, तो ये दो स्टॉक्स कंसिडर कीजिए। ओके, तो जूली जी, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, इनमें चाहे तो आप निवेश कर सकती हैं, लंबी अवधि के लिहाज से कॉल है। मुंबई से राजेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजेश्वरी जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैम, पूछिए सवाल अपना, मेरे पास आवाज आ रही है। सर मेरे पास है 25 रुपए के भाव से। अच्छा, ये ट्रेडिंग के लिहाज से या लंबी अवधि के लिहाज से रखा है? लंबी अवधि से रखा है। जेपी इंद्रा खरीदना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ आप बताइए। अच्छा, और इसमें और फर्दर ऐड और खरीद सकती हैं आप, ये कह रही हैं? चलिए, 25 के 500 शेयर है सर मेरे पास। हाँ, 25 रुपए पे 500 शेयर में देख रहा था मैम। सिमी जी, सुजलॉन लंबे अरसे से एक बड़े सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, चार्ट्स क्या कहती हैं? कुछ लेग्स हैं, ये क्या कंसोलिडेशन है जिसके बाद लाइकलीहुड है कि उछाल आएगा, ऐसा कुछ अज्यूम करूं मैं? देखिए, एज्यूम किया जा सकता है, पर चार्ट में उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये स्टॉक एक रेंज में है फंसा हुआ, जिस रेंज का सपोर्ट अराउंड 2019 के आसपास है और रेजिस्टेंस 25 के आसपास है। जब तक 25 का लेवल क्रॉस नहीं करता है कोई मोमेंटम मिलेगा नहीं उनको। पर मतलब थोड़ा सा लंबी अवधि का अगर चार्ट देखेंगे, लास्ट ईयर अक्टूबर से मतलब 1 साल हो गया, इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है। मीडियम टर्म ट्रेंड बहुत ही फ्लैटिश है और रेंज बाउंड है, और इस रेंज का लोअर बाउंड्री के आसपास ये स्टॉक अभी बैठा है। तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 19 का स्टॉप लॉस होगा मेरा। अगर ये स्टॉक कोई भी दिन 25 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आएगी, जो ब्रेकआउट इसको 30-32 तक
का लेवल भी ले जा सकता है। ये स्टॉक एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। हम लोग लंबी अवधि के लिए बैठा है इसमें और मुझे लगता है कि ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और या एक्यूमुलेशन हो रहा है इस रेंज पर, वो तो अभी समझ में नहीं आएगा आशीष। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर ब्रेकआउट 25 के ऊपर होगा तब सोचेंगे ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है ये एक्यूमुलेशन हो रहा था, और अगर ब्रेकडाउन हो गया बहुत ही खराब है, अगर ये 19 के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तब जाके ये जो कंसोलिडेशन फेज है, जो रेंज बाउंड फेज है, ये रेंज से अगर नीचे आ जाएगा तो लगेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी तक चार्ट में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बैठा है। तो राजेश्वरी जी 19 का स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ा फेयरली कन्विक्शन के साथ, क्योंकि सिमी की जो डिस्क्लोजर्स है वो इंपॉर्टेंट है। सिमी भी लेके बैठी हुई है यहाँ पे, तो शायद ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। दिल्ली से रजिया सुल्तान जी हमारे साथ जुड़ी। रजिया जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने अदानी पोर्ट लिया हुआ है 312 रुपए समथिंग पर। ओह हाँ, थोड़े लॉसेस हो रहे हैं ये। रजिया जी लंबी अवधि के लिहाज से लिया है जी? अच्छा, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर गेस्ट बोले हमारे कि एक्सपर्ट बोले कि आप फर्दर खरीद सकती हैं लेवल्स के आसपास, तो क्षमता है या अभी खरीदना नहीं चाहेंगे इसमें फर्दर? क्या मतलब? मान लीजिए आपका 40-50 रुपए नीचे चल रहा है, तो आपकी अगर यहाँ पे एडिशनल बाइंग होगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो कम हो जाएगी। तो एडिशनल बाइंग की क्षमता है या फिर आप इसमें फर्दर खरीदारी नहीं करना चाहती? तो फिर आप मुझे क्या सलाह देंगे? अच्छा चलिए मैं समझता हूँ। आशीष जी, ये स्टॉक में बड़ा शार्प करेक्शन आया है, इन्होंने भी 312 के आसपास बाइंग कर ली थी, अब फंसी हुई हैं, लंबी अवधि की निवेशिका हैं, क्या करना चाहिए सर, क्या रणनीति ये बनाए? देखिए ये जो कट आया है उसके बाद थोड़ा अट्रैक्टिव हो चला है स्टॉक, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 5% खोने के लिए और 20 से 25% कमाने के लिए सीधी सीधी बात है। तो जरूर इनको यहाँ पे इस समय इसको थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए। काफी क्वालिटी स्टॉक है अदानी ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक पसंद आता है, और आगे जाके बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेगी जो जिसका सीधा सीधा फायदा अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक को होगा, तो डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए और वापस से 310 से 320 का इंतजार आने वाले 6 महीने में करना चाहिए। तो रजत जी अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पर जहां पे ये बैठा हुआ है 270, क्योंकि आपकी खरीद 310-312 रुपए के आसपास है। अब मैं आपको समझाता हूं, आपने 100 शेयर ले रखे हैं, थोड़े से और अगर शेयर्स आप यहाँ पे खरीदारी करेंगी तो आपकी जो औसत कॉस्ट थी इन शेयर को खरीदने की वो कम हो जाएगी। तो आप अपनी कॉस्ट को जो आशीष समझा रहे हैं एवरेज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करें, फिर आपको 310-312 के टारगेट शायद आसानी से आते हुए मिलेंगे, तो वो टारगेट्स पे फिर आप एग्जिट कर सकती हैं चाहे तो आपके शायद इस पोजीशन में फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो। लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, एक और छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रखेंगे सवाल जवाब का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में मजबूती कायम, आधे % के आसपास के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी समय कामकाज करते हुए, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा मोमेंटम, बैंक निफ्टी इस समय पैक को लीड करता हुआ सेक्टोरल अगर देखेंगे, और उसमें भी पीएसयू बैंक्स में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। बीते सीरीज में भी आपको याद होगा पीएसयू बैंकिंग पॉकेट जो थी उसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था, और इस सीरीज की शुरुआत में भी ये वो साइड ऑफ द मार्केट है जहां पे 2.5% के आसपास के तगड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब हमारे साथ अहमदाबाद से झलक जी जुड़ रही हैं। झलक जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एसबीआई के 1000 शेयर्स 240 में लिए थे, अब मुझे इस वक्त होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो झलक जी आपकी बाइंग तो करंट लेवल्स के आसपास ही हुई है, 240 पे बाइंग 246 पे चल रहा है लंबी अवधि के लिहाज से। आशीष क्या करना चाहिए एसबीआई में सर? देखिए बैंकिंग इस समय एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, इफ हैव टू स्टिक माय नेक आउट एंड से। तो जिस तरीके से निफ्टी उधर का उधर रहा है और काफी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी बनी पिछले कुछ हफ्तों से, तो कुछ निफ्टी के स्टॉक्स और स्पेशली बैंकिंग के स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और जो भी रिफॉर्म्स इस आने वाले कुछ दिनों में आएंगे उनका सीधा सीधा तौर पे इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे पहले पड़ेगा, भले ही वो जीएसटी हो या फिर बैंक्रप्सी लॉ से रिलेटेड कुछ हो। सो आई थिंक बैंकिंग इस समय अच्छा लग रहा है।
रहा है और SBI एक उम्दा स्टॉक है, तो डेफिनेटली बने रहिए और यहाँ से आप इमीडिएटली 10 से 15% का मूवमेंट आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो तगड़ा अपसाइड झलक जी आपको मिलेगा, आपकी बाइंग भी अच्छी है 240 के आसपास, यहां से 10 से 15% के आसपास का इमीडिएट अप मूव एक्सपेक्टेड है, तो आप बने रहिए इस काउंटर में मैम। लेकिन चलिए अब वक्त है ITL के अपडेट का। सबसे पहले ITL में ट्रेडर्स के लीडरशिप बोर्ड आपकी स्क्रीन पर बीते एक हफ्ते में चैतन्य जायसवाल 250% तक के रिटर्न्स, लेकिन बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस है ज्योति और दिनेश का भी 225 से 250% के आसपास के रिटर्न्स ये भी क्लॉक करते हुए, इनफैक्ट मंदार का भी 160%। तो बीते हफ्ते ट्रेडिंग में तो बड़ा तगड़ी कमाई हुई है। विमेन्स लीग में लीडरशिप बोर्ड में ऑब्वियस है ज्योति कुशवाहा 245% के आसपास के रिटर्न्स और अपने बाकी पीयर्स से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। नीला जो सेकंड है इस समय बीते हफ्ते के रिटर्न्स के लिहाज से 85-86% के आसपास के रिटर्न्स है। कमोडिटी लीग आपकी स्क्रीन पर और यहां पे ममता रुघानी 77% के रिटर्न्स है, लेकिन तगड़ी टक्कर है आमिया, राजेंद्र, अर्चना, ये सब 50 से 70% के रिटर्न्स क्लॉक करते हुए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सास, बहू और सेंसेक्स यानी कि जो लेडीज स्पेशल है उसे कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद एक बार हेडलाइंस पे भी नजर आएंगे। GST पर एक कदम आगे बढ़ी सरकार, आज शाम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। GST पर सहमति बनने की उम्मीद में बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी 1.25% ऊपर, बैंक शेयरों में जोरदार तेजी। रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी, डॉलर के मुकाबले 2 साल के निचले स्तर पर फिसला। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को डिफॉल्ट हो चुके कॉर्पोरेट बॉन्ड में दी निवेश की मंजूरी, बैंक्स के NPA घटने की उम्मीद। रेटिंग एजेंसीज मूडीज को बैंकों के अच्छे दिन आने की उम्मीद, का अगले वित्त वर्ष में कम होगी डूबते कर्ज की चिंता। और जैसा हम हेडलाइन में हाईलाइट कर रहे थे, रुपए में लगातार गिरावट जारी है, डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में इस गिरावट की क्या वजह है और कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा आप जुड़ रहे हैं। डिम्पी, सबसे पहले तो रुपए में जो इतनी तेज गिरावट आ रही है, कोई 5 स्पेसिफिक रीजंस इसकी कमजोरी के पीछे? बिल्कुल, हमने रिसर्च करके निकाले ऐसे 5 पहले कारण, क्योंकि आप देखिए एक्सपोर्ट भारत का लगातार घट रहा है। दूसरा साल ऐसा होगा जब हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब एक्सपोर्ट टारगेट पूरा नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो डॉलर का इन्फ्लो है भारत में जो आता है वो कम रह जाएगा। एक तो पहला बड़ा कारण ये है। दूसरा, FIs के शेयर बाजार में और डेट मार्केट दोनों में ही बिकवाली लगातार जारी है, साल की शुरुआत से ही शुरू हुई थी और अभी तक इसके अंदर हमने नेट में बिकवाली ही होते हुए दिखी है। तीसरा बड़ा कारण है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और डॉलर इंडेक्स एक बास्केट है देश के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जिनकी करेंसी इसके साथ कंपेयर की जाती है। इसके मजबूत होने से रुपए कमजोर हो रहा है, तो ये तीसरा बड़ा कारण बना है। दूसरा, अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा महंगाई होने से भी हमारा एक्सपोर्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भारत के अंदर काफी ज्यादा है और दूसरे देशों में जहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा कम है वहां से माल चला जाता है एक्सपोर्ट होने के लिए, तो भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इसके अलावा चीन समेत कई देशों ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया है। डीवैल्यूएशन से हुआ कि हमारी करेंसी उतनी कमजोर हुई नहीं, लेकिन उनकी करेंसी ज्यादा कमजोर होगी, इसलिए वो बेनिफिशियरी हो गए हैं, इसलिए वो ये रिस्क ले सकते थे, इसलिए उन्होंने किया है। इसके अलावा क्योंकि हमारा देश भी कमोडिटी बेस्ड है और क्योंकि कमोडिटी की मांग विश्व भर में कम हुई है, इसलिए कमोडिटी का जो कारोबार है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो डॉलर का इन्फ्लो भारत में आना चाहिए था आयरन और मिनरल्स के बाहर जाने से वो काफी हद तक कम हुआ है। ये 5 बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रुपए में लगातार दबाव बना हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है, ये आपने रिसर्च करके 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए, लेकिन आमतौर पर जब रुपए में कमजोरी आती है तो हम तमाम नुकसान का अंदाजा लगाते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपने रिसर्च करी कि कौन सी वो पॉकेट्स होती हैं, कौन से वो सेक्टर्स होते हैं जिनको एक्चुअली इस कमजोरी का फायदा मिलता है, तो उसे हाईलाइट करें।
बिल्कुल आशीष, जैसा दिखे वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो आपको फायदे वाली चीज ही ढूंढनी चाहिए कि कहां से अब आपको फायदा मिलने वाला है। उसमें आपको फायदा मिलेगा आईटी कंपनीज के अंदर, क्योंकि आईटी का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और आपको पता है कि ज्यादातर जो बिजनेस है इंडियन आईटी कंपनीज का वो यूरोप में है और अमेरिका में, जहां से इनको डॉलर इनफ्लो काफी अच्छा से बढ़ता है। तो आईटी कंपनीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा टेक्सटाइल को। भारत का जो स्टैंड है टेक्सटाइल में बहुत बेहतर है और काफी बड़े बड़े शिपमेंट्स भारत की तरफ से जाते हैं और ये समय पीक सीजन भी है शिपमेंट जाने का। तो इस समय अगर रुपया आपका कमजोर हो रहा है तो टेक्सटाइल कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनकी आय डॉलर में होती है। लेदर कंपनीज को फायदा है क्योंकि इसका कंपटीशन हमारे को बहुत कम मिलता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, तो इसका फायदा हमारे को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा और केमिकल, जिसमें भारत का स्टैंड काफी अच्छा है। दिग्गज कंपनीज हैं जो कि फार्मा से काफी पैसा भारत में लेके आती है अपने एक्सपोर्ट करके और अपने कारोबार को बढ़ाकर, और क्योंकि दाम भी बढ़ रहे हैं अलग अलग देशों में, जिसका बेनिफिट भी फार्मा कंपनीज को मिल रहा है। ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को यहाँ पे थोड़ा फर्क करना होगा। मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है लेकिन रिफाइनरी कंपनीज को फायदा होता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। इसके अलावा चीनी, चावल और चाय, ये तीनों को बेनिफिट होगा क्योंकि ये नेट एक्सपोर्टर्स है, ये भारत से एक्सपोर्ट ही होता है इनका। इसके अलावा ज्वेलरी कंपनीज को फायदा होता है, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और काफी प्रोसेसिंग के लिए काम भी भारत में मिलता है जो कि पेमेंट डॉलर में होती है। तो ज्वेलरी कंपनीज को प्रोसेसिंग का और एक्सपोर्ट का दोनों को फायदा मिलता है। इसके अलावा मेटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म को, क्योंकि आपका देश सस्ता हो जाता है तब काफी टूरिस्ट आते हैं भारत के अंदर। और हेल्थ केयर के अंदर आप देखें तो हॉस्पिटल कंपनीज को फायदा मिलता है क्योंकि जो टूरिज्म है, जो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ टूरिज्म है, वो भी काफी तेजी से भारत के अंदर बढ़ता है। चलिए, तो रुपए की कमजोरी अर्थव्यवस्था के लिहाज से दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नेट एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। उनको ऑब्वियस है कि रुपए में कमजोरी का भरपूर फायदा मिलेगा। वो तमाम सेक्टर्स डिम्पी ने गिनाए, वो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आएंगे। लेकिन आशीष, रुपए में कमजोरी इनफैक्ट बड़ी वजह तो जो डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, अब तो 100 के बेहद करीब इंटरडे में, नर्सों मेरे ख्याल से इंटरडे में 100 के बियॉन्ड भी जाता हुआ नजर आया था। सब आप शायद मान रहे हैं दिसंबर में दरें बढ़ने वाली हैं, तो इसे स्टॉक मार्केट को कैसे लेना चाहिए? अभी तो हम इंटरनल खबरों के चलते मोमेंटम में है, लेकिन क्या ये दिक्कत की बात होगी शेयर बाजार के लिहाज से इवेंचुअली? देखिए, मोरलेस ये जो कमजोरी है वो मार्केट उसका अंदाजा लगाए हुए थी, कोई डाउट नहीं है उसमें। और कहीं ना कहीं जो फेड का नेक्स्ट एक्शन है वो भी कहीं मुझे लगता है कि प्रिपेयर कर चुका है बाजार उसके लिए, और देखना चाहता है कि क्या और क्लैरिटी आती है उस फ्रंट पे जब ये इवेंट पास होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ आगे बढ़े और रिफॉर्म फ्रंट पे, तो शायद वो एक नॉन इवेंट सा होके रह जाए और इनफैक्ट वहां पर एक इवेंट निकलने के बाद तेजी का रुझान बने। तो आई थिंक काफी अच्छे से समअप किया है डिम्पी ने, जिस तरीके से बताया है पूरा सिनेरियो, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ सेक्टर्स में तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डॉलर इंडेक्स की तेजी ही है जो एक कोर रीजन बना हुआ है, और वो वी आर जस्ट देयर। आई थिंक फिर मुझे लगता है रुपया इन स्तरों पे संभलेगा और मुझे लगता है थोड़ा 64-63 लेवल तक रिकवर भी कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। आज भी 1/4% के आसपास का दबाव, लेकिन जीएसटी फोकस में, पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र फोकस में, और पार्लियामेंट में इस समय राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं। सीधे रुक करता हूं वहां पे। बड़े हुए जिस अन्याय का सामना उनको करना पड़ा, उससे लोकतंत्र के दायरे में, लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास रखते हुए उस अन्याय के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जा सकता है और समाज उस अन्याय की परिस्थिति से बाहर निकले, उसके क्या क्या रास्ते तय कर सकते हैं, वो मार्ग उन्होंने इस देश को बताया है। जो संविधान जिसकी ड्राफ्टिंग समिति के वो अध्यक्ष थे, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम समय में, कुछ महीनों में उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी कार्रवाई पूरी की थी। और उसके बाद जब वो संविधान सभा में जाता था तो एक एक संविधान का अंश जो होता था उसके संबंध में जो उनकी टिप्पणी रहती थी, आज भी उस संविधान की मूल भावना को समझना और उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या तर्क रहे,
डॉक्टर अंबेडकर के जो वक्तव्य थे संविधान सभा में, वो आज भी समाज के लिए बहुत महत्व के हैं। आज ओके, चलिए एफएम बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर के लिए, और ये ध्यान रखें कॉन्स्टिट्यूशन डे कॉमेमोरेट करने के लिए ये जो विंटर सेशन की शुरुआत हुई ये पहले 2 दिन यानी कि कल का और आज का, उसे कॉमेमोरेट करने के लिए, तो एक्चुअली जो कामकाज की शुरुआत होनी है वो सोमवार से होगी और ये दिसंबर 23 तक शीतकालीन सत्र कंटिन्यू होगा। तो हम सबकी नजर तो खैर जीएसटी पर होगी, खासतौर पे स्टॉक मार्केट की। लेकिन सिमी, इससे पहले मैं फिर से महिलाओं के सवाल लेने की शुरुआत करूं। अब तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का कामकाज हो चुका है। 1-2 ऐसी स्टॉक्स बताएं मैम जहां पे पैसा लगाने के मौके हो या फिर ट्रेड के लिहाज से एटलीस्ट मैं मौके ढूंढ सकता हूं। देखिए आशीष, 2 स्टॉक मेरे रडार में है। एक में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, जेट एयरवेज। कल 500 के ऊपर का क्लोजिंग दिया था, कन्विंसिंग था बहुत ही चार्ट्स पर, और आज भी ये स्टॉक मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आगे जाके अच्छा लेवल्स देखने को मिल सकता है। जेट को मैं रिकमेंड कर रही हूँ 540 से 555 का टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 495 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। एक्चुअली सुबह जब मैं सोच रही थी तब मैंने थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस दिया था, तब 500 के आसपास था। 475 का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा था कि शायद लगाना चाहिए 555 का टारगेट के लिए। अभी उभर के ये 516 तक आ गया है, यहाँ से उतना बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस तो नहीं लगता है, तो 495 का स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। एक सेंचुरी टेक्सटाइल स्टॉक में मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है 585 के ऊपर। तो जब तक ये स्टॉक डिप में 585 के ऊपर का रेंज को मेंटेन करेगा तब तक इसमें ट्रेंड अच्छा होगा, मतलब ये स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा इसमें। जो टारगेट मेरा आ रहा है वो काफी ऊपर का है, पर फिलहाल एक छोटा सा टारगेट मैं दे रही हूँ 628, 645, ये दोनों टारगेट है मेरा रडार पर। पोजीशन को नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 575 के नीचे। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ ही काम करूंगी क्योंकि मेरा टारगेट इसका काफी बड़ा है। वेट करूंगी 628, 645 2 टारगेट्स होगा मेरा। ओके, तो 2 खरीदारी करने की सलाह जेट एयरवेज और सेंचुरी टेक्सटाइल्स। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो सवाल हमारे पास आए हैं उनमें HCL इन्फोसिस्टम्स, इन्फोसिस और DLF पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अहमदाबाद से हमारे साथ आशा जी जुड़ रही हैं। आशा जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे DLF शेयर्स अभी बाय करने चाहिए या नहीं। DLF शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं? आशीष, DLF आप खरीदेंगे? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई मस्ट से। देखिए डाउन साइड तो कम है, ये तो मैं जरूर आई वुड स्टिक माई नेक आउट एंड से दिस। कंपनी अब डी लेवरेज जो कर रही है अपनी बुक्स को, वो एक अच्छा साइन है। बट इस समय रियल एस्टेट पूरा सेगमेंट अपने दिक्कतों से पूरी तरीके से बाहर आया है, वो हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा कमर्शियल डिमांड अब रोबस्ट हुआ है और हाल फिलहाल के जो फैक्टर्स हैं DLF के लिए, वो थोड़ा यहाँ पर डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। तो अगर 2 या 3 स्टॉक्स आपको पिक करने हो इस सेक्टर में तो DLF उनमें से जरूर एक होगा। दूसरा ओबराय होगा, मुझे लगता है कि वो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव है। प्लस आई वुड ऑल्सो वांट टू से दैट यूनिटेक जो इन लेवल्स पे सबको ऐसा लगता है कि देयर इज नॉट मच हैपनिंग, बट आई थिंक यहाँ पे भी डाउन साइड काफी कम है और वो भी अपनी बुक्स को क्लीन करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आई थिंक गोइंग अहेड वहां पर भी एक अच्छा मूव आ सकता है। सो आई थिंक यू कैन चूज दीज 3 स्टॉक्स रादर देन चूजिंग वन। ओके, तो DLF जिसकी आपने खासतौर पर सवाल उठाया था, जिसे आशीष हाईलाइट कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आता है, तो शायद हाँ खरीदा जा सकता है। जिस तरह से कंपनी अपने धीरे धीरे एसेट्स को मोनेटाइज कर रही है, अगर किसी को बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न्स थे, डेट को लेकर कंसर्न्स थे, तो धीरे धीरे वो कम होंगे, तो स्टॉक में वापस शायद अच्छा उछाल देखने को मिले। आशा जी, खरीदारी करने के शायद मौके हैं, आपने सही स्टॉक पकड़ा है। लेकिन चलिए, आप तमाम महिला दर्शक जो आज हमारे साथ लाइव जुड़ी थी, मेरे ख्याल से आप में से कुछ से मैं बातचीत शायद नहीं कर पाया। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा आगे किसी शो में आप लोग के कॉल क्वेरीज को रिजॉल्व कराने की। और आशीष, आपका भी आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू
सेफ टू एज्यूम आशीष की जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक आई होल्ड पोजीशन इन एनी वन ऑफ देम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सिमी हमारे साथ बनी हुई है क्योंकि हमने कई सारे दर्शकों के कॉलर नहीं लिए, न सिर्फ महिला बल्कि अदरवाइज भी कई सारे लोगों के कॉल नहीं ले पाए हम आज इस शो में। तो एक ब्रेक के बाद सिमी के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट और ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है। डायरेक्टर साहब ने मेरे ख्याल से हमें सिर्फ 4.5 मिनट का समय दिया। शुरुआत करते हैं लखनऊ से। सुरेश जी, प्राज इंडस्ट्रीज 200 शेयर 160 की बाइंग हुई है सिमी। देखिए मेरे ख्याल से होल्ड किया जा सकता है, काफी नीचे आ चुका है, पर एक स्टॉप लॉस में दे रही हूँ, वो स्टॉप लॉस 78 के नीचे होगा। अगर ये स्टॉक 78 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। नागपुर से ओके, नागपुर से राजेश, डीलिंग 250 शेयर 104 की बाइंग। देखिए डीलिंग के लिए मेरा सलाह यही होगा कि डीलिंग होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एक फॉलो तो करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस अगर देना है तो 145 के नीचे ही मैं दे रही हूँ क्योंकि चार्ट काफी वीक है, पर एक 145 के आसपास का लो 2 बार बनाया है तो हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट दे। 145 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। हैदराबाद से महेश, आरसीएफ 2000 शेयर 58 की बाइंग। आरसीएफ आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि आरसीएफ आपको और 10-15 रुपया ऊपर में दे सकता है। मुंबई से शहाबुद्दीन, मैक्स इंडिया 20 शेयर 205 की बाइंग है। मैक्स इंडिया मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, पर अगर हो सके आप इसको होल्ड कीजिए क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है काफी स्ट्रांग है। 510 के नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा और मिनिमम टारगेट आपको 580 से 600 का रखना है। 510 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। हरिद्वार से रवि, अशोक लेलैंड 500 शेयर 43 की बाइंग। होल्ड कीजिए जरूर क्योंकि आपका काफी लंबी अवधि का नजरिया है। आप होल्ड कीजिए, ऊपर में 99 से 100 का रेजिस्टेंस है, क्रॉस करने के बाद फ्रेश मोमेंटम मिलेगा। 105-10 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो आप बिल्कुल बने रहिए। दिवाली जी का सवाल है मदरसन सुमी 200 शेयर 334 की बाइंग। अच्छा स्टॉक है, अच्छा कंपनी है, मुझे बहुत पसंद भी है। आप स्टॉक को होल्ड कीजिए क्योंकि इस स्टॉक में अभी मोमेंटम भी आ चुका है। आपको अगर कोई टारगेट देना है तो मैं ये कहूंगी कि मुझे 340 से 50 का लेवल एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हो सकता है ये स्टॉक आपको 275 तक नीचे देखने को मिले। 275 के नीचे मेंटेन कीजिएगा स्टॉप लॉस और 350 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कीजिए। जयपुर से रोहित, एसआर ऑयल 100 शेयर 70 की बाइंग। मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस 195 के नीचे। आगे जाके मुझे लगता है कि 220 का लेवल अगर क्रॉस करके ये निकलेगा तो ये 240-50 तक भी जा सकता है। 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हैदराबाद से रमेश, पिट्टी लैमिनेशंस 500 शेयर 80 की बाइंग। देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर तो किया है पर चार्ट कन्विंसिंग नहीं है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। 45 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 4-5 रुपया का ही स्टॉप लॉस होगा और आगे जाके अगर ये स्टॉक सचमुच रिकवर करता है तो 60 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो 60 क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो 60 क्रॉस नहीं करेगा तो आपको निकल जाना पड़ेगा स्टॉक से। वलसाड से जनक, श्री सीमेंट्स 100 शेयर 95 की बाइंग है। बेहतरीन स्टॉक है और मुझे लगता है कि आपको अगर फ्रेश पैसा है उनको तो बाई शायद करना नहीं है 95 की बाइंग। और अभी ये स्टॉक 11,000 11,500 के आसपास है। अगर कोई एक अच्छा मतलब सीमेंट स्टॉक किसी को खरीदना है करंट लेवल पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेके तो मुझे लगता है कि शायद श्री सीमेंट एक ऐसा बेट हो सकता है जिसमें एंट्री मैं सजेस्ट करूंगी। 10,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और इसका टारगेट 13,500 का होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। काफी अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल खरीदिए। जनक जी वैसे आपको कांग्रेचुलेशंस। अहमदाबाद से जेआर पटेल, सीएट टायर्स 225 शेयर 230 की बाइंग। बहुत लंबी अवधि का स्टॉक है तो उनको मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। एक लंबा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ 940 का। जब तक ये स्टॉक उस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मतलब एग्जिट करने का कोई सवाल नहीं है, आप होल्ड कीजिए। कोलकाता से उत्तम, सुप्रीम इंडस्ट्री 100 शेयर 66 की बाइंग।
फिर वापस एक अच्छा स्टॉक, और इसका जो चार्ट भी लग रहा है आशीष, इसमें अच्छा स्ट्रेंथ है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों पैरामीटर से ये स्टॉक बाई नजर में आ रहा है। होल्ड करने का सलाह होगा मेरा, 600 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, और टारगेट आपको 700 के ऊपर का ही दिख रहा है मुझे, आपको होल्ड करना चाहिए। होल्ड की सलाह, इनफैक्ट आप सबने बड़े लोअर लेवल से बाइंग करी, तो आप सबको कांग्रेचुलेशन, जिनके नाम मैंने लिए थे। गजब की एक्विजिशन लेवल्स हैं आपके, तो सब होल्ड करें, तगड़ा मूव आ सकता है। लेकिन सिमी, आपसे मार्केट्स पे कई सारे स्टॉक्स पे बातचीत हुई मैम, कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत सारे स्टॉक्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 2 स्टॉक मैं खुद रिकमेंड किया है, जेट एयरवेज और एक सेंचुरी टेक्सटाइल। मेरा पोजीशन है जेट एयरवेज में, मेरा पोजीशन है, मैंने डिस्क्लेमर मतलब मैंने अभी डिस्क्लोज किया है। और बाकी जो स्टॉक्स फटाफट में आपने बहुत सारे स्टॉक्स लिया है। सी सीमेंट मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है, क्योंकि मेरा रिसेंट पास में मैंने, रिसेंट पास नहीं बहुत पहले मैंने इसको रिकमेंड किया है, बाकी और कुछ याद नहीं है। बड़ा डिटेल डिस्क्लोजर सिमी की तरफ से। मैम बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। और सास, बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। हम फिर से मुलाकात करेंगे इस खास शो के साथ अगले शुक्रवार को, लेकिन यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप कविता थपलियाल के साथ।